सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर लर्निंग वेरी वेरी ग्रेट। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया डीएससी का कोर्स, जो बेसिकली मेजोरिटीली एसओएल के बच्चों के लिए बनाया गया है। इसमें ये जो कोर्स है आपका, ये मोस्ट प्रोबेबली बीकॉम या अगर आप बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हो तो उसमें सेम 3 में देखने को मिलेगा, डीएससी 4 में। राइट। तो ये डिस्टोपियन राइटिंग का मैंने देखा यूट्यूब पे, किसी ने भी कवर नहीं कर रखा था। जिन्होंने कर रखा था वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं था, वो मतलब फुल कवरेज के साथ नहीं था। राइट। एंड इसकी कंप्लेन मेरे पास काफी लोगों की आई एंड काफी स्टूडेंट्स की आई। एंड एज अ रिजल्ट आई हैव प्रिपेयर्ड अ बेस्टेस्ट करिकुलम ऑफ डिस्टोपियन राइटिंग। एंड इट इज एविडेंट दैट डिस्टोपियन राइटिंग इज वन ऑफ माई फेवरेट राइटिंग विच आई लाइक टू रीड अपॉन। ठीक है, मेरे को डिस्टोपियन राइटिंग के जो नॉवेल्स होते हैं, प्लेज होते हैं, वो पढ़ना बहुत पसंद है। तो इस डिस्टोपियन राइटिंग में जो भी प्लेज होंगे, स्टोरीज होंगी, उनको मैं ट्राई करूंगा कि बेस्टेस्ट वे से आपको समझा पाऊँ कि आपको जो स्टोरी है वो कंठस्थ हो जाए। ठीक है, कोई भी आपसे स्टोरी पूछे तो आप अटको ना। एक बार आपको स्टोरी याद हो गई तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होगा। राइट। ठीक है। तो ये बेसिक सा आउटले था अबाउट दिस होल प्लेलिस्ट। एंड इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे दिए गए लिंक में आप ज्वाइन ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल एंड हमारा व्हाट्सएप ग्रुप टू। टेलीग्राम चैनल पे आपको जो भी पीडीएफ वगैरह है सारी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी। 500 से भी ज्यादा लोग ज्वाइन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप भी फटाफट ज्वाइन कर लो एंड उसका फायदा उठाओ। राइट। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट विद द करिकुलम। ठीक है, तो एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ हम कवर करेंगे क्या क्या चीजें एक्चुअली। राइट। डिस्टोपियन राइटिंग में क्या हम खाली चैप्टर को कवर करेंगे, पढ़ के छोड़ देंगे, क्वेश्चंस करेंगे नहीं करेंगे? तो इसमें मैं आपको पूरा बता देता हूँ हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले जो भी हमारी यूनिट है उसका एक कंप्लीट बहुत ही बेस्ट लेक्चर देंगे, जिसमें आपको स्टोरी बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, एक बार आपको स्टोरी याद होगी तो उसके बाद इसका थीम वगैरह मैं आपको बताऊंगा कि स्टोरी का जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में थीम सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, 80% चांसेस होते हैं थीम वाला क्वेश्चन तो आना ही आना है। ठीक है, तो हम थीम, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस नॉवल, ये सब हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पीवाईक्यू क्वेश्चंस। पीवाईक्यू क्वेश्चन जो मतलब डीयू में पहले 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 भी आ रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल्दो आपको लेक्चर करके तो जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, आप खुद ही आंसर लिखने का ट्राई करना एंड मेरे को शेयर करना ऑन माई, आई वुड से ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे को सारे आंसर शेयर करना कि आपने क्या लिखा है। एंड जो भी मैं पीवाई की क्वेश्चन पिछली सीरीज में कराऊंगा, नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, उसमें से आप अपना आंसर मैच कर सकते हो और उसको आंसर को करेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा क्या रहेगा, सबसे पहले हम कवर करेंगे कंप्लीट लेक्चर। ठीक है, कंप्लीट लेक्चर कवर करेंगे। कंप्लीट लेक्चर कवर करने के बाद व्हाट वी विल डू इज, ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे ये। उसके बाद ये रहेगा हमारा डे 1 पे, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, डे 1 पे हमारा रहेगा कंप्लीट लेक्चर। उसके बाद हम करेंगे पीवाई क्यू क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हमारा रहेगा पीवाई क्यू क्वेश्चन, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद पीवाई क्यू क्वेश्चन करेंगे। पीवाई क्यू क्वेश्चन में सारे डीयू में जो आए गए हैं क्वेश्चन डिस्टोपियन राइटिंग के, उनको कवर करेंगे हम। राइट। तो और उसके बाद हम पीडीएफ नोट्स देखेंगे। अनलिमिटेड डाउट सेशन होंगे, जितने भी आपके डाउट्स हो आप फ्रीली मेरे से पूछ सकते हैं, अपना बड़ा भाई समझ के मेरे को। ठीक है, और मैं आपको एक चीज गारंटी देता हूँ कि अगर आपने जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको डिस्टोपियन राइटिंग का, वो अगर आपने अच्छे से कर लिया तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ये मोर देन इनफ होगा आपके लिए। एंड ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो आपका सिलेबस है बाय 6 दिसंबर कवर करा दूं। आपका एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली, आई एम नॉट श्योर, 13 या 14 को लाइक कर रहा है। राइट। तो आपका सिलेबस अगर 6 तक हो जाएगा एंड आप एक बार गो थ्रू भी कर लोगे तो ये इजीली सब्जेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पीवाई के क्वेश्चन हो गए, पीडीएफ नोट्स हो गए, अनलिमिटेड डाउट सेशंस रहेंगे हमारे, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। राइट। अब हम बात करते हैं, वेट, हाँ, तो अब हम बात करते हैं कि डिस्टोपियन राइटिंग होता क्या है। ठीक है, डिस्टोपियन राइटिंग होता क्या है, ये आपने वर्ड, आई एम श्योर कि आप में से 90% लोगों ने ये वर्ड पहली बार सुना होगा कि डिस्टोपियन क्या वर्ड है, डिस्टोपियन का मतलब क्या होता है ना? तो डिस्टोपियन का मतलब जानते हैं। डिस्टोपियन राइटिंग एक टाइप की स्टोरी टेलिंग होती है। जो आप स्टोरी पढ़ते हुए आ रहे हो, कहानियां पढ़ते आ रहे हो बचपन से, वो डिस्टोपियन मतलब
वो भी एक तरीके की डिस्टोपियन भी उस टाइप की स्टोरी होती है, पर ये जो डिस्टोपियन राइटिंग होती है ये स्पेसिफिकली डिस्क्राइब करती है कि जो हमारा वर्ल्ड है, हमारी जो सोसाइटी है, वो परफेक्ट के ऑपोजिट है। इसमें जो भी हमारी स्टोरीज होती हैं वो, जो भी हम इमेजिन करते हैं एक परफेक्ट सोसाइटी, उसके बिल्कुल विपरीत होती है। इसकी एंडिंग हमेशा बहुत गंदी से गंदी होती है। ठीक है, इसकी एंडिंग हमेशा क्या होती है, इसकी एंडिंग हमेशा बेकार होती है। इसकी एंडिंग हमेशा डार्क एंड अनफेयर एंड फुल ऑफ प्रॉब्लम्स के साथ होती है। ठीक है। और डिस्टोपियन राइटिंग में जो स्टोरी सोसाइटी होती है उसके ऑफन स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, और जो लोग होते हैं उनके पास काफी फ्रीडम नहीं होता है जनरली। एंड जो गवर्नमेंट और पावरफुल ग्रुप्स हैं वो ट्राई करते हैं कि वो सब कुछ कंट्रोल कर पाए। बहुत ज्यादा वो चीजों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है हमारा डिस्टोपियन राइटिंग से जो जो नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। मतलब डिस्टोपियन राइटिंग में हम यही सब लिखते हैं जिसमें बहुत ही नेगेटिव बातें हो, जिसकी एंडिंग नेगेटिव हो। ठीक है, जो फुल ऑफ प्रॉब्लम के साथ चीजें एंड हो। तो जो गोल होता है डिस्टोपियन राइटिंग का, वो होता क्या है, डिस्टोपियन राइटिंग इन जनरल लिखी क्यों जाती है? डिस्टोपियन राइटिंग इसलिए लिखा जाती है जिससे हम शो कर सकें कि क्या होगा, व्हाट कुड हैपन, अगर हमारे जो कुछ बैड आइडियाज और एक्शंस जो हैं उनको हम लंबे समय तक लेते जाएं। ठीक है, अगर कोई हमारी गंदी आदतें हैं या कुछ एक्शंस हैं, जो बैड एक्शंस हम ले रहे हैं आज के टाइम पे, उसको हम कंटिन्यूली, ठीक है, उसको अगर हम कंटिन्यूली लेते गए तो उस केस में क्या होगा। तो इसमें हम यही पूरा जानेंगे। डिस्टोपियन राइटिंग का मैंने आपको आउटले दे दिया है, ऑल्दो आपसे ये नहीं पूछेगा कि डिस्टोपियन राइटिंग क्या होता है। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी कहानियां पढ़ रहे हो और आपका जो वो सब्जेक्ट है डिस्टोपियन, वो है क्या। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वीडियो। तो चलिए अपना यूनिट वन स्टार्ट करते हैं, दैट इज मैरी शेली, जो एक ऑथर है एक नॉवल की, दैट इज द लास्ट मैन। ठीक है, ये हमारी जो नॉवल है उसका नाम है द लास्ट मैन, उसको लिखा किसने है? मैरी शेली जी ने लिखा है। ठीक है, ये हमारी यूनिट वन है एज पर दिल्ली यूनिवर्सिटी सिलेबस। ठीक है, एज पर दिल्ली यूनिवर्सिटी करंट सिलेबस हमें ये नॉवल पढ़नी है एज यूनिट वन। ठीक है, ऐसे हमारे पास तीन नॉवलें हैं जिसको हम बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। पहले यूनिट वन को, जो हमारी द लास्ट मैन नॉवल है, जो नाम सुनते ही हमें बहुत ज्यादा थोड़ा एक्साइटिंग सा लग रहा है। लास्ट मैन का मतलब क्या हो सकता है? आप गेस करो क्या हो सकता है लास्ट मैन का मतलब। एक आखिरी आदमी क्या एंड तक बच जाएगा, ये लास्ट मैन है? या तो एक इकलौता इंसान जो सब कुछ यूनिक करके दिखाता है? ठीक है, या एकदम लोनली पर्सन? द लास्ट मैन का मतलब है क्या? ठीक है, इसको हम पूरी अच्छी तरीके से कहानी को पढ़ के जानेंगे, यानी कहानी पढ़ने में भी हमारा बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए यूनिट वन को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार आपको बेसिक इंट्रो दूं मैं, तो जो लास्ट मैन है जो है वो एक नॉवल है जो किसने लिखी है? मैरी शेली जी ने लिखी है, जिसको पब्लिश करा गया था 1826 में। ठीक है, ये जो नॉवल है मैरी शेली जी ने लिखी है एंड इसको 1826 में पब्लिश करा गया था। ये वन ऑफ द फर्स्ट वर्क है डिस्टोपियन फिक्शन का, जिसको सेट पे दिखाया गया था, जिसको मतलब एक मूवी की फॉर्म में दिखाया गया था इन लेट 21st सेंचुरी। ठीक है, 2000 के समथिंग में इसको दिखाया गया। और जो स्टोरी है ये बताती है, ये जो लास्ट मैन स्टोरी है, जो लिखी लास्ट में जो स्टोरी है जो लिखी गई थी मैरी शेले के द्वारा, ये बताती है कि एक आदमी था लियोनेल वर्ने, उसकी लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में बताती है, जो विच टॉक्स अबाउट हिज एक्सपीरियंस इन अ वर्ल्ड, जहाँ पे एक वर्ल्ड में एक महामारी फैल जाती है बहुत खतरनाक, जिससे जो ह्यूमैनिटी है वो खत्म हो जाती है। मतलब प्लेग का मतलब क्या होता है? प्लेग मतलब होता है एक महामारी फैलना, जैसे हमारा कोविड फैला था उस टाइप की उनके यहाँ महामारी फैली थी, जिसमें सब पूरी ह्यूमैनिटी, पूरा ह्यूमन एक्सटेंशन, पूरा पूरा ह्यूमैनिटी खत्म हो गई थी, सब कुछ खत्म हो गया था। ठीक है, उस प्लेग में। राइट, तो ये जो नॉवल है एक्सप्लोर करती है थीम्स ऑफ आइसोलेशन की। अगर कोई बंदा, मतलब इसका मेन आइडिया क्या रहेगा इस पूरी नॉवल का, जैसे मैंने आपको बताया डिस्टोपियन राइटिंग है, तो इसमें सब कुछ नेगेटिव टाइप में होगी। ठीक है, तो ये जो नॉवल है एक्सप्लोर करती है कि जो मेन आइडिया इसका क्या रहेगा, कि अकेलापन क्या होता है, लॉस का क्या मतलब होता है, ह्यूमन रेजिलियंस क्या होता है, एंड जो सोसाइटी में फेलियर्स आते हैं इन द फेस ऑफ कैटास्ट्रोफ, वो क्या होते हैं। ठीक है, इन सबको अच्छे तरीके से देखता है। ठीक है, तो अपना जो हमने बेसिक इंट्रो तो देख लिया है, पूरा स्टोरी को स्टार्ट करते हैं फाइनली। तो जो स्टोरी है उसकी शुरुआत होती है लियोनेल वर्ने की जवानी से। लियोनेल वर्ने कौन था? ये जो था एक बहुत ही पुअर, एक ऑर्फन चाइल्ड था, एक अनाथ बच्चा था। ठीक है, जो स्टोरी है वो कहाँ की है? ये स्टोरी इंग्लैंड की है, जहाँ पे जो लियोनेल वर्ने एक ऑर्फन, मैंने आपको बताया ऑर्फन मतलब क्या होता है, ऑर्फन मतलब होता है अनाथ। ये एक अनाथ और वाइल्ड यंग मैन था जो जंगल में घूमता रहता था, अकेले ही रहता था पूरे टाइम। ठीक है, अपना पूरा जीवन ये गरीबी में निकाल देता है, बट इसकी इवेंचुअली दोस्ती होती है एड्रियन से। एड्रियन कौन था? ये वहाँ इंग्लैंड के उस टाइम पे जो राजा थे उनका बेटा था। ठीक है, उनसे उसकी उसकी दोस्ती होती है लियोनेल वर्ने से। एंड जो एड्रियन होता है, जो राजा का बेटा होता है, वो बहुत ही अच्छा आदमी होता है। वो लियोनेल वर्ने से दोस्ती करने के साथ साथ उसे जो
मॉरल वैल्यूज होती हैं वो सिखाता है, वो उसे सिखाता है काइंडनेस का क्या प्रभाव पड़ता है, उसे सारी एसेंशियल चीजें सिखाता है, जिससे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लियोनल वर्ने भी बहुत ज्यादा ग्रो होता है किंग के बेटे एड्रियन के साथ रह के। ठीक है। थ्रू एड्रियन, एड्रियन की मदद से जो लियोनल है उसको इंट्रोड्यूस कर जाता है, उसका जो लियोनल का सर्कल होता है बहुत अच्छा हो जाता है। वो अपना उसका जो पूरा सर्कल होता है वो एरिस्टोक्रेट्स के साथ हो जाता है। एरिस्टोक्रेट्स कौन होते हैं? जो फादर्स हो गए या जो बहुत ज़्यादा हाउ शुड आई से, जो बहुत ज़्यादा अफ्लुएंट वेल्दी क्लास के लोग होते हैं, बहुत अमीर लोग होते हैं, उनको एरिस्टोक्रेट्स कहते हैं। जो चर्च के फादर्स हो गए या हाई नेटवर्क पीपल हो गए, ठीक है, ये हो गए हमारा। इनसे इसका इंट्रोडक्शन कराया जाता है एड्रियन से, मतलब एड्रियन की जो इंट्रोडक्शन कराता है लियोनल, लियोनल का, वो इन बड़े बड़े लोगों से इसका इंट्रोडक्शन कराता है लियोनल का, जो बहुत ही गरीब बच्चा था, इंक्लूडिंग एड्रियन सिस्टर। ठीक है, वो अपनी एड्रियन अपनी सिस्टर से भी इसको मिलाता है लियोनल को, जिसका नाम है एड्रेस, एंड लॉर्ड रेमंड से भी मिलवाता है लियोनल को। जो लॉर्ड रेमंड कौन है? लॉर्ड रेमंड एक बहुत ज़्यादा एम्बिशन एंड चेरिस्मेटिक, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव फिगर है, जो एड्रियन का बहुत अच्छा दोस्त था। ठीक है, लॉर्ड रेमंड, राइट। ठीक है, ये हो गया। अब जो लियोनल है उस अब हम देखेंगे इनकी रोमांटिक रिलेशनशिप एंड पॉलिटिकल एम्बिशन। जो लियोनल है उसको प्यार हो जाता है किससे? एड्रियन की सिस्टर से। लियोनल को किससे प्यार हो जाता है? एड्रियन की सिस्टर से। एंड ये सब अग्री कर लेते हैं क्योंकि उस टाइम पे वो राजा था, बहुत काइंड था, तो ये लियोनल को प्यार हो जाता है, जो बहुत गरीब बच्चा था उसको प्यार हो जाता है इससे, एड्रियन की सिस्टर से, एंड दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। वाइल जो लॉर्ड रेमंड है उसको प्यार हो जाता है लियोनल की सिस्टर से। ठीक है, अच्छे से समझना, एड्रिन की सिस्टर से किसको प्यार होता है? लियोनल को। लियोनल की सिस्टर से किसको प्यार होता है? लॉर्ड रेमंड को। ठीक है, लॉर्ड रेमंड परस्यूज परडेटा, और उसकी लियोनल की सिस्टर का नाम क्या था? परडेटा। और एड्रिन की सिस्टर का नाम क्या था? एड्रेस। ठीक है, एड्रिन की सिस्टर का नाम क्या था? एड्रेस। ठीक है, तो और जो रेमंड का जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस एंड इन्फ्लुएंसिव पर्सन होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा चेरिस्मेटिक फिगर थी, तो जो रेमंड का जो एम्बिशन होता है उसकी उसकी मदद से जो रेमंड है वो प्रोटेक्टर बन जाता है इंग्लैंड का, इंग्लैंड का नेक्स्ट किंग बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट किंग बन गया ये। बट फिर भी जो उसका पॉलिटिकल करियर एंड पर्सनल लाइफ जो थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से गुजरी थी। ठीक है, जैसे ही वो राजा बना बहुत लोगों ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया उस पर, उसकी पर्सनल लाइफ भी कुछ खास अच्छी नहीं जा रही थी, क्योंकि जो भी एक लड़ाई करता था वहाँ पे हार जाता था। एंड इवेंचुअली ग्रीस में इसकी फाइट हुई थी, एक मिलिट्री कैंपेन हुआ था, वॉर हुई थी इसकी ग्रीस में, ग्रीस कंट्री में। ठीक है, इंग्लैंड का था ये बंदा, इंग्लैंड वर्सेस ग्रीस हुआ था, एंड वहाँ पे इसको जो हमारा लॉर्ड रेमंड थे उनको मार मार दिया गया था। ठीक है, इसको राजा को मार दिया गया था, वेर ही डाइज ट्रेजिकली। ठीक है, राइट। ठीक है, तो लॉर्ड रेमंड हमारा मर चुका है अब, लॉर्ड रेमंड इज नो मोर, राइट। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, मेरे पास अभी जो राइटिंग पैड होता है मैंने ऑर्डर कर रखा है, जो करंट था मेरा ख़राब हो गया है, इस वजह से मैं थोड़ा पेन्स वगैरह यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। बट जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी, जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उस सब में मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी हमारा राइटिंग पैड आ जाए एंड हम थोड़ा और एफिशिएंटली चीज़ों को कर पाएँ। ठीक है, जब तक बियर विद इट। आई होप आपको चीज़ें तो समझ आ ही रही होंगी एटलीस्ट, जो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत ही ईजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स बनाए गए हैं, तो आप अच्छे से समझना, इसको बीच में मत छोड़ना। ठीक है, तो ये हो गया रोमांटिक रिलेशनशिप एंड पॉलिटिकल एम्बिशन। और उसके बाद द कोलैप्स ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, यही चल रहा होता है उसी के साथ साथ। पहले तो लॉर्ड रेमंड की मृत्यु हुई, जैसे मैंने आपको बताया ना, इसमें इस टाइप की स्टोरी में क्या होता है, इस टाइप की स्टोरी में एंडिंग हमेशा हमारी खराब होती है, एंडिंग हमेशा हमारी गंदी होती है। तो क्या क्या होना गंदा, क्या क्या होना स्टार्ट हो गया? तो कोलैप्स ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, जैसे ही उसको राजा की हत्या होती है वैसे ही पूरे वर्ल्ड में एक महामारी फैल जाती है, सिटीज़ खाली होने लगती हैं, एंड हर कोई एक दूसरे पे अटैक करने लगता है, एंड कंट्री में जो कानून कानून प्रथा होती है, कानून पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। एंड इस चीज़ को खत्म बचाने के लिए भी जो एड्रियन है वो गिव अप नहीं करता, वो पूरी अपने पूरा जीरो जान लगा देता है। ठीक है, वो पूरी जान लगा देता है अपनी, एड्रियन जो राजा का बेटा था, टू कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एंड लोगों के अंदर होप जगाने के लिए कि अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, वी कैन डू इट, हम कुछ सब कुछ सही कर सकते हैं। ठीक है, बट उसकी जो ये इन्फ्लुएंसिव लीडरशिप थी, जो बहुत ज़्यादा जिसकी तारीफ होती थी पास्ट टाइम में, वो भी इस अनअवॉइडेबल, इनएविटेबल मतलब होता है अनअवॉइडेबल, ठीक है, वो भी इस महामारी से जो कोलैप्स हो रहा था, सोसाइटी खत्म हो रही थी, उसको नहीं रोक पा रही थी। ठीक है, ऑल्दो उसने एड्री ने पूरा ट्राई किया था कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का, बट वो इवन आफ्टर हिज 100% एफर्ट वो कुछ भी नहीं कर पाया, राइट।
तो जो लियोनल, एड्रियन एंड स्मॉल ग्रुप ऑफ सर्वाइवर एम्बार्क ऑन अ जर्नी अक्रॉस यूरोप, ये जो लियोनल, एड्रियन एंड जो स्मॉल ग्रुप ऑफ सर्वाइवर्स थे, ठीक है, लियोनल बच गया था, एड्रियन बच गया था, कुछ लोग बच गए थे, वो अब अपनी जर्नी शुरू करते हैं, मतलब इंग्लैंड छोड़ के यूरोप में ट्रैवल करना, बचने, इस महामारी से बचने की कोशिश करते हैं भाग भाग के, ठीक है, अलग अलग घरों में शेल्टर्स लेके, एंड इस महामारी से बचने की वो कोशिश करते हैं, ठीक है। अब वो अपना इंग्लैंड कंट्री को छोड़ के जा चुके हैं, यूरोप में ही जगह जो ढूंढ रहे हैं जहाँ पे वो इस महामारी से बच सके। पर्सनल लॉस एंड ट्रेजेडी, ठीक है, बट वन बाय वन, इवन आफ्टर देयर 100% एफर्ट, जो लियोनल है वो अपने जितने भी प्यारे लोग थे और जो भी उसके साथी थे, जो भी उसके साथ साथ यूरोप जा रहे थे, उन सबको बचाने की कोशिश करता है कि वो ना मरे, बट इवन आफ्टर इस 100% एफर्ट वो अपने लव वंस को इस प्लेग में, इस महामारी में खो देता है, राइट। अब एड्रेस जिससे इसकी शादी हो गई थी लियोनल की, वो भी इस जर्नी में मर जाती है, एंड जो इन दोनों के बच्चे थे, लियोनल और एड्रेस के जो बच्चे हुए थे, वो भी इस डिजीज में, इस महामारी का शिकार हो जाते हैं, राइट। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा, ठीक है। इस ये इतना हो गया। उसके बाद क्या होता है, एड्रियन एंड क्लारा। एड्रियन कौन था? एड्रियन था हमारा वो जो राजा का बेटा था। एंड क्लारा, क्लारा कौन है? क्लारा है लॉर्ड रेमंड जो थे ना, जिसकी शादी हुई थी इसकी लियोनल की बहन से, पर्डेटा से, ठीक है। इनकी जो डॉटर है क्लारा, एड्रियन एंड क्लारा जो है, ये लास्ट टू रिमेन विद लियोनल। लियोनल के साथ ये दो लोग बचते हैं, एड्रियन और क्लारा, ठीक है। एड्रियन और क्लारा दो लोग बचते हैं लियोनल के साथ, बट ये इनकी भी इवेंचुअली मृत्यु हो जाती है जब सी में, जब ये समुद्र से ट्रैवल कर रहे होते हैं और वहाँ अचानक से तूफान आ जाता है जब, राइट। तो यहाँ पे इनकी भी मृत्यु हो जाती है, किसकी? एड्रियन और क्लारा की। अब कौन बचता है? खाली अब सिंगल पर्सन बचता है, लास्ट मैन बचता है, जो स्टोरी का कोर पार्ट है। अब जो लियोनल है वो सोल सर्वाइवर बचता है इस ह्यूमैनिटी का, ठीक है। वो अब इकलौता बंदा बचता है जो उस ह्यूमैनिटी में सर्वाइव कर पाता है, और साथ साथ वो अब बचने के बाद अब वो अकेला रह जाता है। वो क्या करता है? वो अपनी जान लेने की कोशिश करे बिना, वो मतलब बहुत ज़्यादा दुखी होता है, बिल्कुल टूट चुका होता है पूरी तरीके से, ठीक है, बिल्कुल ही हार चुका होता है, सब कुछ खत्म हो चुका होता है उसका, बट स्टिल वो अपने आप की जान नहीं लेता। इंस्टेड ही रोम्स द डेजर्टेड अर्थ, जो डेजर्टेड अर्थ है, जो उसके आसपास रेतीली धरती है, वहाँ पे घूमता है आसपास, रिफ्लेक्टिंग ऑन हिज लॉसेस, जो उसने लॉसेस, जो उसके लॉसेस हो गए हैं, जो उसके लव्ड वंस उसको छोड़ के चले गए हैं, उसके बारे में सोचता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसको बहुत ज़्यादा याद करता है, एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन कैसे एक पल में सब कुछ सही था और एक पल के अंदर उनकी सारी हैप्पीनेस ड्रेन हो जाती है। उस सबको वो पूरा सोच रहा होता है, पूरा उसके दिमाग में ये सब पिक्चर्स चल रही होती हैं, ठीक है। तो डिस्पाइट हिज ओवरवेलमिंग ग्रीफ, उसके इतने ज़्यादा ग्रीफ, दुख के बाद भी, ही रिजॉल्व टू कंटिन्यू लिविंग। वो कोई पूरी तरीके से मतलब अपने आप को जोड़ के रखता है कि वो अपनी ज़िंदगी को जी पाए, एंड जो भी उसके एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो भी उसके साथ ये हादसा हुआ है, उसको डॉक्यूमेंट कर पाए, उसको कहीं लिख पाए, एंड जो भी रिमेनिंग साइंस बच गए हैं उसकी ज़िंदगी के, उसको सर्च कर पाए, ठीक है। जो भी सर्चिंग फॉर एनी रिमेनिंग साइंस ऑफ लाइफ, राइट। ठीक है, लास्ट मैन का ये हमारा बेसिक चैप्टर हो गया है। इतना ही था इस चैप्टर में, मतलब है तो बहुत बड़ी यूनिट, मतलब इसको कराने बैठूंगा तो मैं 5 घंटे लग जाएंगे, बट आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से जितना मैंने कराया ना, ये बहुत ज़्यादा इनफ है। आपसे जो क्वेश्चन है वो यहीं तक ही पूछेगा। मैंने सबका समरी छोटे छोटे पॉइंट्स ले लिए, जिससे आपको कुछ भी टॉपिक नहीं छूटा बीच में, एंड स्टोरी भी आपका वो क्लियर हो गई होगी। नहीं हुई है तो एक दो बार, 2 3 4 अच्छे से वीडियो को देखना। मैंने इंगेजिंग बनाने की कोशिश करी है, ठीक है, आई ट्राइड माई बेस्ट, ठीक है। द लास्ट मैन का ये बेसिक्स आउटले था। अब उसके बाद अब देखते हैं थीम और सेंट्रल आइडिया। जो इसका जो सेंट्रल आइडिया क्या है, जो ये जो स्टोरी लिखी गई है द लास्ट मैन, ठीक है, इसका डिस्टोपियन राइटिंग के फॉर्म में, इसका मेन आइडिया क्या है, ये क्या बताना चाहते हैं हमें विद दिस स्टोरी, ठीक है, क्या लेसन देना चाहते हैं। एक, द ह्यूमन आइसोलेशन एंड लोनलीनेस, ये बताते हैं कि जो ह्यूमन है वो उसको अकेलेपन और अकेलापन काटना कैसा रहता है, फिर जब उसके साथ सडन में कुछ चीज़ें अचानक ही चेंजेस हो जाएं। तो जो लियोनल जर्नी है एज द लास्ट ह्यूमन, जब वो आखिरी ह्यूमन बचता है, तो जो लियोनल की जर्नी वो हाईलाइट करती है कि वो पूरा तरीके से अकेला हो जाता है, एंड उसके जितने भी ह्यूमन कनेक्शंस थे जो उसने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था खो जाएंगे, वो एक झटके में सब कुछ उससे बिछड़ जाते हैं, ठीक है। एक सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम का एक पार्ट ये रहा, फर्स्ट थीम मेरा। सेकंड थीम इज द फ्रेजिलिटी ऑफ सोसाइटी। द फ्रेजिलिटी ऑफ सोसाइटी का मतलब जो नॉवल है पोर्ट्रे करती है कि कैसे एक पल में सब कुछ सही होता है, एंड जो सोसाइटल स्ट्रक्चर्स हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं ग्लोबल डिजास्टर, ठीक है। एक बड़ा सा ग्लोबल डिजास्टर आ जाता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। जो सोसाइटी की नाजुकता है, ये पोएम ये जता रही है हमें।
थर्ड वन इज द मोरालिटी ऑफ लॉसेस। मोरालिटी ऑफ लॉसेस का मतलब जो स्टोरी है ये डीपली पर्सनल है, जो मोरालिटी जो स्टोरी है ये डीपली पर्सनल रिफ्लेक्ट कर रही है कैसे डेथ एंड लॉसेस जो है वो अफेक्ट करती है इंडिविजुअल्स को एंड कम्युनिटीज को। ठीक है, जो भी डेथ्स होती हैं दूसरों की, उससे एक इंडिविजुअल पे, सेकंड पर्सन पे जिसकी डेथ नहीं हुई है पर वो उससे क्लोज था, उस पर इस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ता है एंड पूरी कम्युनिटी को उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मोरालिटी एंड लॉसेस हो गया। एंड फोर्थ वन इज लीडरशिप एंड होप। लीडरशिप एंड होप मतलब एड्रियन के अटेम्प्ट्स होते हैं टू लीड एंड इंस्पायर सर्वाइवर, टू लीड एंड इंस्पायर सर्वाइवर। ये शो करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंपैशन एंड यूनिटी। ये क्या चीज़ शो करते हैं? शो करते हैं कि हमारे लिए कंपैशन और यूनिटी कितना ज़्यादा ज़रूरी है इवन इन द डार्केस्ट टाइम। ठीक है, डार्केस्ट टाइम्स में भी हमारे लिए कंपैशन और यूनिटी का क्या 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 रोल हो सकता है। ये लीडरशिप एंड होप। एंड फिफ्थ वन इज नेचर्स पावर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बताता है, ये इसका मेन आइडिया ये है कि नेचर में इतनी पावर है। जो ये प्लैग है, प्लैग क्या समझ, ये हमें किस चीज़ का सिंबलाइज कर रहा है? ये नेचर की एबिलिटी बता रहा है ये महामारी, कि ये ह्यूमन एडवांसमेंट को, जो भी ह्यूमन ने बड़े बड़े आविष्कार कर रखे हैं और वो अपने आप में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि भाई हम तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, उसको ही एक झटके में मतलब विद इन अ सेकेंड सब कुछ खत्म कर देता है। ये नेचर की पावर है टू ओवर पावर ह्यूमन एडवांसमेंट एंड कंट्रोल। ठीक है, ह्यूमन की चाहे कितनी भी तरक्की कर ले पर वो नेचर से कभी भी नहीं जीत पाएगा। नेचर इज द बॉस। ठीक है, तो उस बॉस लेवल तक वो कभी भी नहीं पहुंच पाएगा, चाहे नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राई, हाउ हार्ड अ ह्यूमन ट्राई। ठीक है, नेचर की पावर, ये द थीम एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। अब हम करते हैं वीडियो को एंड मैं आपको बताता हूँ जो इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम करेंगे जो आज हमने चैप्टर पढ़ा है अच्छे से, बहुत प्यारे तरीके से, उसके PYQs को करेंगे। ठीक है, PYQs को बहुत अच्छे से करेंगे हम। PYQs में सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए हुए क्वेश्चंस करेंगे एंड मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इनके आंसर्स आप अपने अकॉर्डिंग लिखने का ट्राई करें। ठीक है, आंसर्स आप मेरे देख लें, सैंपल देख लें, सैंपल देखने के बाद आप अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करें, क्योंकि आपको इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार समझ लिया तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है, तो आप की पॉइंट्स वगैरह मैं आपको जो हाईलाइट करूंगा उसको देखना, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर्स में चेंजेस करना या अपने आंसर्स को फॉर्मुलेट करना। Right, so this is all in this video. Thank you so much for watching the video till the end, and make sure you hit the like and subscribe button. Let's meet in the next video. Tata, bye bye, take care.